अगर मैं कहूँ कि मोटिवेशन एक बहुत बड़ा झूठ है तो ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है। हाँ, और अगर ये कहा जाए कि इंसान का लॉजिक सिर्फ एक धोखा है जो असल में उसे अंधा बनाए हुए हैं। सोचिए, इंटरनेट पर हजारों मोटिवेशनल वीडियोस मौजूद हैं। बिल्कुल। हर कोई सफलता के नियम जानता है, फिर भी लोग बार बार फेल क्यों होते हैं? मतलब अलार्म सुबह 5 बजे का लगता है, लेकिन नींद 8 बजे क्यों खुलती है? ये बहुत आम बात है और इसके पीछे की सच्चाई काफी अजीब है। आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी भ्रम को तार-तार करने वाले हैं। हम द साइकोलॉजी ऑफ इमोशन और डिसिप्लिन से जुड़े उन अहम रिसर्च पेपर्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, जो बताते हैं कि हमारा असली हिडन इंजन कैसे काम करता है। आज का मिशन ये समझना है कि कैसे बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के सिर्फ अपनी छिपी हुई भावनाओं को मास्टर करके असली अनुशासन हासिल किया जा सकता है। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। देखिए, इस चर्चा का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये कोई आम सेल्फ हेल्प वाली बातचीत नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि अगर हमारे पास सही जानकारी है तो हम सही फैसले लेंगे, लेकिन मेरा मतलब है मनोविज्ञान की गहराई में जाने पर एक बहुत ही बेचैन करने वाली सच्चाई सामने आती है। इंसान अपने हर फैसले के लिए जिस लॉजिक पर इतना घमंड करता है, वो लॉजिक असल में फैसले लेता ही नहीं है। तो फिर फैसले लेता कौन है? हमारे हर एक्शन, हर प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे एक अदृश्य इंजन काम कर रहा है, जिसे हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जो लगभग हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल की कहानी है, लॉजिक और मोटिवेशन का भ्रम। हम सब खुद को बहुत रैशनल मानते हैं। हाँ, इंसान खुद को बहुत समझदार जीव मानता है। लेकिन रोजमर्रा के संघर्षों को देखें तो कहानी एकदम उल्टी नजर आती है। एक स्टूडेंट का ही उदाहरण लेते हैं, जो कि बहुत रिलेटेबल है। पूरा साल पढ़ाई नहीं होती, दिमाग लॉजिक देता रहता है कि कल से पक्का शुरू करेंगे, अभी बहुत टाइम है। और वो कल कभी आता ही नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन एग्जाम से ठीक एक रात पहले ऐसा क्या होता है कि वही स्टूडेंट रात के 2 बजे तक बिना पलक झपकाए पढ़ता रहता है? वहां कोई मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं आ रहा होता। वहां असल में सिर्फ डर काम कर रहा होता है। या फिर फोन पर घंटों रील स्क्रॉल करने की जो लत है, वहां इंसान का लॉजिक कहाँ चला जाता है। इसके पीछे जो न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है वो हैरान करने वाली है। अगर हम दिमाग के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारा दिमाग एक कोर्टरूम की तरह है। एक कोर्टरूम? हाँ, जहां लॉजिक सिर्फ एक वकील है और भावनाएं जज हैं। अब कोर्टरूम में फैसला कौन सुनाता है? हमेशा जज। सही कहा। हमारी भावनाएं जो दिमाग के एमिगडाला हिस्से से आती हैं, वो तुरंत फैसला कर देती हैं, और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि लॉजिकल दिमाग है और उस वकील की भूमिका में है, वो बाद में उस फैसले को सही ठहराने के लिए 50 पन्नों की एक दलील तैयार करता है। बिल्कुल, मतलब हम जो भी फैसला लेते हैं वो पहले ही सबकॉन्शियस लेवल पर हो चुका होता है। जैसे वो क्लासिक उदाहरण है, कोई शोरूम में जाकर एक बहुत महंगी आउट ऑफ बजट घड़ी खरीद लेता है। और अगर गहराई से देखें तो फैसला ईगो ने किया था। उस इंसान को सोसाइटी में स्मार्ट और अमीर दिखना था। लेकिन उसका दिमाग तुरंत एक शानदार लॉजिक घड़ लेता है कि ये घड़ी तो एक इन्वेस्टमेंट है, इसकी क्वालिटी बेहतरीन है। असलियत में वो सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है ताकि गिल्ट महसूस ना हो। रिलेशनशिप्स में भी यही पैटर्न साफ देखा जा सकता है। वो कैसे? जब कोई किसी की तरफ आकर्षित होता है तो वो डिसीजन पूरी तरह से बायोलॉजिकल और इमोशनल होता है। उसके बाद दिमाग खूबियां ढूंढने लगता है कि इंसान कितना केयरिंग है, कितना समझदार है। लेकिन अगर कुछ महीनों बाद उसी इंसान से झगड़ा हो जाए और भावनाएं बदल जाएं, तो वही दिमाग अचानक 100 कमियां निकालकर साबित कर देगा कि वो इंसान तो हमेशा से ही एरोगेंट था। इंसान का 80% बर्ताव सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होता है। सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट इमेज बनाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना। और इसी इल्यूजन की वजह से लोग बार बार वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं, क्योंकि वो असली बीमारी का इलाज करने के बजाय सिर्फ लक्षणों पर बैंडेड लगा रहे होते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान सोचता है कि वो लॉजिकल है, लेकिन असल में जिंदगी का रिमोट दुनिया के हाथ में है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जब हम भावनाओं की गुलामी की बात करते हैं तो सच्चाई और भी कठोर हो जाती है। ज्यादातर लोग बिना इस बात का एहसास किए अपनी जिंदगी में किसी न किसी भावना के परमानेंट गुलाम बन चुके हैं। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। समाज में हर कोई खुद को मेंटली स्ट्रांग दिखाना चाहता है। स्ट्रांग? अगर एक व्हाट्सएप का ब्लू टिक किसी के रात की नींद उड़ा दे तो इंसान स्ट्रांग कैसे हुआ? वो स्ट्रांग नहीं है, वो गुलाम है।
अगर सोशल मीडिया पर आया हुआ एक नेगेटिव कमेंट पूरा दिन बर्बाद कर दे, तो ये तो एक ऐसा एडिक्शन है जहां किसी और के हाथ में हमारा इमोशनल रिमोट कंट्रोल है। कोई जब चाहे बटन दबाकर हमें रुला सकता है या गुस्सा दिला सकता है। बिल्कुल। इस डायनामिक को समझने के लिए एक कार की एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है। वो एनालॉजी क्या है? कल्पना कीजिए कि इंसान अपनी जिंदगी की कार में पैसेंजर सीट पर बैठा है और उसके इमोशंस ड्राइविंग सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। मतलब कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब गुस्सा आता है तो बिना सोचे समझे कार का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा देता है, चाहे सामने खाई ही क्यों ना हो। और डर का क्या असर होता है? जब डर लगता है तो अचानक ब्रेक लग जाता है, और जब कोई तीव्र मोह या अटैचमेंट हावी होती है तो स्टीयरिंग ही घूम जाता है और इंसान रास्ते से भटक जाता है। इस कार एनालॉजी से एक बहुत ही रियल लाइफ सिचुएशन याद आती है। हाँ, बताइए। कोई इंसान सालों से अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहा है। वो सारी प्लानिंग करता है, लेकिन फिर अचानक डर ड्राइविंग सीट पर आ जाता है। और वो सोचता है कि अगर फेल हो गए तो दुनिया क्या कहेगी। फिर उसका दिमाग, वही शातिर वकील, एक लॉजिक चिपका लेता है कि मार्केट अभी ठीक नहीं है या अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं है। वो लॉजिक सिर्फ उस डर को छुपाने का एक कवर है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इसका मतलब ये है कि ये सारी भावनाएं, ये गुस्सा, ये डर, ये सब हमारे दुश्मन हैं? क्या एक स्ट्रांग इंसान वो है जो कुछ महसूस ही नहीं करता? मनोविज्ञान कहता है नहीं, भावनाएं कभी बुरी नहीं होती। बुरी है उनकी गुलामी। असली मास्टरी इसमें नहीं है कि इंसान को गुस्सा आना बंद हो जाए। असली ताकत वो है जब ट्रिगर होने पर कुछ पल रुका जाए और रिएक्शन को रोका जाए। और सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, वो हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। क्योंकि अब बात आती है उस हिडन इंजन की जो हमारे अंदर 24 घंटे चल रहा है। और यहाँ पे कहानी सच में इतनी दिलचस्प हो जाती है कि इंसान का अपनी शरीर पर से भरोसा उड़ जाए। हमें लगता है कि हमारा मूड, हमारा स्वभाव कोई रहस्यमयी चीज है। लेकिन अगर बायोलॉजी के चश्मे से देखें तो हमारा दिमाग सिर्फ एक केमिकल फैक्ट्री है। ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू आइडिया है जो पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। जिसे हम गुस्सा कहते हैं, वो असल में क्या है? वो शरीर के अंदर चल रहे बायोकेमिकल्स का एक स्पाइक है। अगर हम गुस्से का न्यूरो साइंस देखें, जैसे ट्रैफिक में किसी ने ओवरटेक किया और अचानक जो ज्वालामुखी फटता है, वो कोई ईगो का खेल बाद में है। पहले वो एड्रेनालिन का सर्ज है। एड्रेनल ग्लैंड्स ने खून में एड्रेनालिन पंप किया, हार्ट रेट बढ़ा। और सबसे खतरनाक बात, इस केमिकल ने दिमाग के लॉजिकल हिस्से को शट डाउन कर दिया। मतलब जब एड्रेनालिन हाई होता है तो इंसान बायोलॉजिकली सोचने समझने की हालत में होता ही नहीं है। और खुशी का क्या, जब कोई अचीवमेंट मिलती है तो दुनिया परफेक्ट क्यों लगने लगती है? वो डोपामाइन का जादू है। डोपामाइन सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं है, ये क्रेविंग और रिवॉर्ड का केमिकल है। इसी डोपामाइन हिट के नशे में लोग बार बार अपना फोन चेक करते हैं। ये एक लूप बन जाता है। इसी तरह जब उदासी हावी होती है तो असल में सेरोटोनिन का लेवल गिर चुका होता है। सेरोटोनिन के गिरते ही खुद को कमरे से बाहर निकालना एक पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल काम लगने लगता है। और डर की बात करें तो फ्यूचर के बारे में सोचते ही जो अजीब सा तनाव पेट में महसूस होता है, वो कॉर्टिसोल हार्मोन है। लोग अक्सर फेल होने की सिर्फ कल्पना करके ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, जबकि असलियत में अभी तक कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। कॉर्टिसोल इंसान को सर्वाइवल मोड में डाल देता है, जिससे इंसान हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करता है और कोई रिस्क नहीं लेता। अगर हम इसको बड़े दायरे में देखें तो इंसान इन हार्मोन्स के धागों से बंधी एक कठपुतली नजर आता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उनका करियर खत्म है, नींद नहीं ली है, या बहुत ज्यादा जंक फूड खा लिया है जिससे उनके केमिकल लेवल्स बिगड़ गए हैं। इंसान अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम मानकर बैठ जाता है। इस इंजन को समझना होगा। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि हम केमिकल्स के गुलाम हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या हमें एक रोबोट बन जाना चाहिए जिसके अंदर कोई भावना ही ना हो? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को अनुशासन के रास्ते से भटकाती है। इमोशन को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमोशन अपने आप में कोई समस्या नहीं है। असली समस्या कुछ और है। इमोशन असल में रॉ एनर्जी है। इसे बिल्कुल बिजली की तरह समझें। ये एनालॉजी बहुत पावरफुल है। अगर बिजली का सही इस्तेमाल किया जाए तो रोशनी मिलेगी, वो पूरे शहर को रोशन कर सकती है। लेकिन अगर उसी बिजली को खुला छोड़ दिया जाए तो गलत इस्तेमाल से शॉक लगेगा और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा।
ऊर्जा का कोई अपना इरादा नहीं होता, सब कुछ उसके इस्तेमाल पर निर्भर है। और हमारी सोसाइटी पे बचपन से ही एक बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। गुस्सा मत करो, डरो मत। ये सारी बातें असल में उस रॉ एनर्जी को दबाने की ट्रेनिंग है। जब ऊर्जा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो वो अंदर ही अंदर सड़ने लगती है, या फिर अनियंत्रित होकर फूटती है। जब गुस्सा गलत जगह इस्तेमाल होता है तो पल भर में रिश्ते टूट जाते हैं। डर के गलत इस्तेमाल से इंसान मौके खो देता है और भाग जाता है। और उदासी को दबाया जाए तो इंसान कमरे में बंद होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यहाँ पर एक गहरा माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। रिश्ते को बदलना होगा, इमोशन को दुश्मन नहीं पावर समझना होगा। बिल्कुल। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अब हम उस प्रैक्टिकल सिस्टम की बात करेंगे जिसे मनोविज्ञान में वेपनाइजिंग इमोशंस कहते हैं। भावनाओं को दबाना नहीं है, उन्हें अपना हथियार बनाना है। ये वो जगह है जहां सारा खेल बदल जाता है। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को मास्टर कर लिया जाए तो किसी बाहरी मोटिवेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस सिस्टम को डीकोड करते हैं। पहला कदम है पॉज। पॉज मतलब रुकना। हाँ, ट्रिगर होते ही 10 से 90 सेकंड के लिए रुकें, तुरंत रिएक्ट ना करें। क्योंकि न्यूरोसाइंस के अनुसार किसी भी केमिकल का पीक रश 90 सेकंड तक रहता है। अगर उस विंडो में रिएक्शन ना दिया जाए तो लॉजिकल दिमाग वापस ऑन हो जाता है। और दूसरा कदम है लेबल। पहचानें कि ये गुस्सा है, डर है या उदासी। जब हम अपने अंदर उठ रहे तूफान को एक नाम देते हैं तो एमिगडाला तुरंत शांत होने लगता है। ऊर्जा वापस लॉजिकल दिमाग की तरफ जाने लगती है। लेबल करते ही भावना की आधी ताकत खत्म हो जाती है। और तीसरा कदम वो है जहां हम असल में इसका हथियारीकरण करते हैं, रीडायरेक्ट। उस रॉ एनर्जी को एक सही दिशा देना। यहाँ हमें माइकल जॉर्डन का उदाहरण याद रखना चाहिए। जब भी कोई उन्हें गुस्सा दिलाता था तो वो उस एड्रेनलिन को अपने गेम की स्पीड बढ़ाने में झोंक देते थे। गुस्से को अगर जिम के भारी वर्कआउट में या किसी अटके हुए प्रोजेक्ट को खत्म करने में लगा दिया जाए तो वो सबसे बेहतरीन ईंधन बन जाता है। इसी तरह डर को भी रीडायरेक्ट किया जा सकता है। डर एक कंपस है। जहां डर है, जैसे स्टेज का डर या रिजेक्शन का डर, ग्रोथ भी उसी दरवाजे के पीछे छिपी होती है। डर को एक सिग्नल मानना चाहिए। और उदासी एक रीसेट बटन है। इसे आर्ट, डीप वर्क और मेडिटेशन में डालें। और चौथा कदम है रिपीट। इस साइकिल को बार बार दोहराकर ब्रेन को रीवायर करें। जब हम बार बार उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब ट्रिगर होने पर दिमाग अपने आप उस ऊर्जा को प्रोडक्टिव काम में लगा देता है। सफल लोग बिना इमोशन के नहीं होते, वे बस अपने इमोशन से अपने लिए काम करवाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जिंदगी सिर्फ हमारे शरीर के अंदर चलने वाले रसायनों तक सीमित नहीं है। अगर हम इस सिस्टम को मास्टर कर लें तो बाहर की दुनिया कैसे बदलती है। सच्चाई ये है कि ये दुनिया कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है। ये अंदर चलने वाले इमोशंस का सीधा रिफ्लेक्शन है, जिंदगी का एक आईना है। इंसान दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसी दुनिया है, वो दुनिया को वैसे देखता है जैसा वो खुद अंदर से महसूस कर रहा है। अगर किसी के अंदर इनसिक्योरिटी का पैटर्न है तो दुनिया में हर जगह रिजेक्शन और इंसल्ट ही दिखेगी। और अगर कॉन्फिडेंस है तो हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अगर अंदर का इंजन सही गियर में है तो बाहर की पूरी दुनिया अपने आप अनुकूल बन जाती है। तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा का सार अगर निकाला जाए तो वो बहुत ही शक्तिशाली है। इंसान अगर बिना समझे अपने केमिकल्स के बहाव में बहता रहे तो वो अपना सबसे खतरनाक दुश्मन खुद बन जाता है। और अगर सीख ले तो सबसे ताकतवर मास्टर भी। आज हम एक बहुत ही मजबूत चैलेंज छोड़कर जा रहे हैं। अगली बार जब अचानक कोई ट्रिगर मिले, तेज गुस्सा आए या गहरा डर लगे तो उस 90 सेकंड के लिए रुकिए। उस ऊर्जा को नाली में बहने दें या अपने इंजन में ईंधन की तरह इस्तेमाल करें। चुनाव आपका है। ये चैलेंज हर किसी को अपने बर्ताव को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। और अंत में एक ऐसा सवाल जिस पर हमने चर्चा नहीं की है लेकिन जो सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? अगर हमारी पूरी वास्तविकता और फैसले सिर्फ हमारे अंदर के बायोकेमिकल्स का खेल है तो जब दो बिल्कुल अलग इमोशनल इंजन वाले लोग एक साथ जिंदगी बिताने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या प्रेम और रिश्ते इन केमिकल से परे कुछ है या ये सिर्फ डोपामाइन का बुना हुआ एक और खूबसूरत मायाजाल है? इस विचार पर जरूर सोचिएगा। इसी के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।